नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी पता नहीं इस देश में क्या करना चाह रही है। जल, जंगल, नदी, पहाड़ सब खत्म करना चाह रही है। पहाड़ों को जिस तरह से खुदाई हो रही है, पहाड़ों को जिस तरह बेचा जा रहा है, वो हैरान करने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत को भी टिप्पणी करनी पड़ गई। अभय द्विवेदी जी से मैंने बहुत शानदार बातचीत की और पूछा है कि शंकराचार्य का ऐसा अपमान हो रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया इसी तरह चलती है? और मैंने पूछा है वो महामंडलेश्वर कैलाशानंद कहाँ हैं, जो कंगना रनौत को हवाई जहाज में घुमाते हैं, जो अमित शाह के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जो मुकेश अंबानी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शंकराचार्य के अपमान पर खामोश हैं। अभय दुबे के पास लेके चलता हूँ। उससे पहले आप सबका शुक्रिया। ये जो इश्तियाक पिक्चर थी 4PM फिल्म्स की शॉर्ट मूवी, आपने जितना प्यार दिया वो मेरे लिए हैरान करने वाला था। 24 घंटे के अंदर चैनल को मोनेटाइज करने की जो शर्त होती है, मतलब 3000 घंटे का व्यू और 1000 सब्सक्राइबर, हमने 24 घंटे के अंदर पूरी कर ली। लोगों को महीनों लग जाते हैं। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं अभय दुबे के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जिंदगी जीने के लिए पैसे की, ताकत की, इन सब से ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है नेचर का प्यार। हमें साफ हवा मिले, साफ पानी मिले, ये जिंदगी जीने की पहली शर्त है। आप बिना पैसे के भी जी सकते हैं, बिना ताकत के भी जी सकते हैं, लेकिन अगर हवा में गंदगी होगी, हवा जहरीली होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे और प्रदूषण बढ़ेगा, तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। अरावली को लेकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश की जनता अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए खड़ी हुई और सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। मुझे बड़ा दुख लगता है कि पूरे देश में छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा होती है। मंदिर मस्जिद पर चर्चा होती है, धर्म पर चर्चा होती है, जाति पर चर्चा होती है, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं होती, जो 140 करोड़ के लोगों की जिंदगी का सबसे जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। राजनेता भी उससे पहल करने से बचते हैं, बात नहीं करते। उनको लगता है ये फालतू का मुद्दा है। अरावली पर खनन अभी भी जारी है। जस्टिस सूर्यकांत ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करी है कि वहां पर अभी भी खनन जारी है। सरकार को क्या खनन इतना ज्यादा पसंद क्यों आ रहा है? जंगल के जंगल कट रहे हैं, नदियां पाटी जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। अगर ये पेड़ काट के, नदियां पाट के, जंगल खत्म करके हमें अगर कंक्रीट के महल दे दिए जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस किस बुनियाद पे जिंदा रहेगी, ये सरकार को समझ नहीं आ रहा। पैसा क्या इतना बड़ा चीज हो गई है कि पूरे देश की ऐसी तैसी करके रख दी है सरकार ने। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बड़ा मायने रखती है। आप पे क्या कहना है? देखिए, आपने जो वक्तव्य दिया है वो मोटे तौर पर ठीक है और मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं संजय जी। सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। जितने संसाधन सरकार के पास है उतने किसी के पास नहीं है। संसाधनों के साथ साथ विशेषज्ञ जितने सरकार के पास है उतने किसी के पास नहीं है। क्या इस सरकार के पास वो विशेषज्ञ नहीं थे जो ये बता सकें उसे कि अगर अरावली को 100 मीटर वाली जो मानक है अरावली के ऊपर लागू किया जाएगा, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, तो देश की प्रदूषण को नुकसान पहुंचेगा? आप बताइए, क्या क्या वो विशेषज्ञ नहीं थे सरकार के पास? सरकार के पास वो विशेषज्ञ थे। कोई भी विशेषज्ञ ईमानदारी से मंत्री जी को बता सकता था, पर्यावरण मंत्री को बता सकता था कि आप ये कृपा करके इस प्रकार के मानकों को प्रोत्साहन न दें, इस प्रकार के मानकों को एक रिपोर्ट के तौर पर बनाकर न रखें। लेकिन जाहिर है कि सारे के सारे विशेषज्ञ सरकार के जो थे वो बिके हुए थे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वो रिपोर्ट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई और जिसके कारण ये पूरा विवाद पैदा हुआ, वो रिपोर्ट बनी नहीं सकती थी अगर सारे विशेषज्ञ बिक न जाते सरकार के, पूरी ब्यूरोक्रेसी खरीद न ली जाती सरकार की, और स्वयं पर्यावरण मंत्री भी अगर उस रिपोर्ट से सहमत ना होते। उनकी सहमति भी संदिग्ध है, क्योंकि पर्यावरण मंत्री को बाद में जब आंदोलन खड़ा हो गया तब जो उनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई, वो सद्बुद्धि पहले क्यों नहीं प्राप्त हुई? जब इस देश का सामान्य बच्चा भी जानता था कि अरावली की पहाड़ियों पर अगर ये 100 मीटर का मानक लागू कर दिया गया तो ये दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन और पूरा राजस्थान और ये सब हरियाणा और पूरा इलाका जो है ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा, गैस चैम्बर बन जाएगा, आंधियां इसमें आया करेंगी भयानक किस्म की। ये सब जब सामान्य बच्चे को बात पता थी, तो क्या देश के पर्यावरण मंत्री को ये बात पता नहीं थी? पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को ये बात पता नहीं थी?
उन विशेषज्ञों को पता नहीं थी जो पर्यावरण मंत्री को सलाह देते थे। उन विशेषज्ञों को पता नहीं थी, इन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी, तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट। और उन जजों को पता नहीं थी जिन्होंने उसके ऊपर मोहर लगाई, इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. गवई भी शामिल थे। आप कहेंगे कि मैं बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रहा हूं। आप कृपा करके आप मान के चलिए कि आप मान लीजिए कि आप मेरे विपक्ष में हैं, आप पाले के दूसरी तरफ हैं। मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं, तो आप इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? हाँ, बात तो ठीक है, मतलब कोई तर्क ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप अब हम लोग इसके ऊपर घुमा फिरा के बातें करते हैं। हाँ। हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं ताकि इसके ऊपर आरोप न लग जाए, उसके ऊपर आरोप न लग जाए, पतली गली से यहाँ निकल जाए, इसको बचा दें, उसको बचा दें, इसको बुरा न लगे, उसको बुरा न लगे। हम लोग इस तरह की तमाम बातें करते हैं। इस तरह का प्रपंच हम रचते रहते हैं अपने विश्लेषणों में और अपने संश्लेषणों में, ये सब करते रहते हैं। वस्तुस्थिति क्या है? अरावली की पहाड़ियों को पे 100 मीटर की बंदिश लगाना और ये कहना कि जो पहाड़ी 100 मीटर की या उससे ज्यादा की नहीं है, वो पहाड़ी नहीं है। और उसके ऊपर पर्यावरण संबंधी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। उन पहाड़ियों को खनन के लिए खोला जा सकेगा। ये काम जिन लोगों ने मिलकर किया है, वो उनका सामूहिक अपराध है और वो सामूहिक अपराध हो ही नहीं सकता था जब तक कि उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल शामिल ना हो। अच्छा, अब हम लोग इधर उधर की तमाम बातें करते रहे, मीठी मीठी बातें करते रहे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल भी लें, लेकिन किसी के ऊपर आरोप भी ना लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधे सीधे इन लोगों पर इल्जाम लगाया जाना चाहिए कि ये एक स्कैंडल है और ये लोग इस स्कैंडल में फंसे हुए हैं। इनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर इसी बात पर छापे पड़ना चाहिए कि और ये पूछा जाना चाहिए कि आपने किस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की। पर्यावरण मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जब तक उनको ये सद्बुद्धि ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं हो गई कि पर्यावरण की पहाड़ियों के अरावली की पहाड़ियों के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगानी, तब तक तो भी कह रहे थे कि बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट है ये। और वो कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे थे कि कांग्रेस जो इलीगल माइनिंग कराती थी उसकी वजह से हमें ये मानक बनाना पड़ा। फिर आखिरकार कैसे वो अपने बात से पलट गए? पर्यावरण मंत्री का गिरेबान पकड़ के झकझोरना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने जब ये बयान दिया था उस वक्त आप कौन थे? उस वक्त भी आप पर्यावरण मंत्री थे। जब आपने उन मानकों को हटा लिया उस वक्त भी आप पर्यावरण मंत्री थे। आप ये दोनों काम एक साथ एक ही आदमी कैसे कर सकता है? क्या जिस वक्त आप ये बयान दे रहे थे उस वक्त आप विक्षिप्त थे, या जब आपने वो मानक हटा लिए तब आप विक्षिप्त थे? क्या आपके ऊपर विक्षिप्तता का दौरा पड़ा था? क्या आप खंडित मनस्कता के सवार थे? इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। क्या बात थी? देखिए, ये मानक बनाना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण है और दबाव पड़ने पर इस मानक को हटा लेना इस बात का सबूत है कि दबाव का पड़ने के कारण लोगों ने सोचा कि अभी हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से और सरकार को भी नुकसान होगा, उससे पॉलिटिकल गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अभी इसको हटा लेना चाहिए। मैं हर बार अपने आप से पूछता हूं, सभी लोग उस वक्त भी मैंने कई जगह ये बात कहा था और लिखा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ये जो सामान्य बुद्धि थी, उस सामान्य बुद्धि का पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? वो कौन से कारण है जिसकी वजह से वो रिपोर्ट बनी? वो कौन से कारण है जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सोचा रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से हम पुष्टि करवा लें, और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कारण है इससे उसकी वजह से पुष्टि कर दी? ये क्यों हुआ? अगर जनता ना खड़ी होती, आंदोलन ना खड़ा होता, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर ये समस्या विकराल रूप में ये इसके तुरंत भयानक रूप से सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान होने के अंदेशे ना होते, तो आज अरावली की पहाड़ियों पर वो 100 मीटर का मानक लागू हो गया होता। और मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर निकट भविष्य में या दूरगामी भविष्य में ये मानक फिर से कहीं से खोद के लाया जाएगा और फिर से लागू किया जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये होगा। और आप कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति था जिसने पहले अनुमति दी और कौन है जिसने हटा दी। तो आपको याद होगा कि जब किसानों के विधेयक कानून आए थे तो गोदी मीडिया ने कहा था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक।
किसानों की जीवन बदल जाएगा, किसानों की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। और जब तमाम किसानों की मौत के बाद, 700-800 किसानों की मौत के बाद जब ये कानून वापस लिए गए, तो गोदी मीडिया ने कहा मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। तो लाने वाले भी वो थे, हटाने वाले भी वो थे, पहले भी मास्टर स्ट्रोक, बाद में भी मास्टर स्ट्रोक। अरावली की पहाड़ियां खत्म कर दी जाए, ये भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अरावली को बचा दिया जाए, ये भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को तो रात वो तो कहेंगे। रात कहेंगे। अपने अपने पत्रकार बंधु लोग ऐसे हैं ही हैं। लेकिन एक बड़ा, और जब न्यायालय का मामला जुड़ा है, सूर्यकांत की टिप्पणी जुड़ी है, तो मामला संभल तक की चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है। मैं कहूंगा कि संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करता हुआ एक सीओ अनुज चौधरी अपने हिंसक वक्तव्य को देता हुआ सबको नजर आता है। वो एक जलूस होता है, उसमें हनुमान जी की गदा लेके चलता है आगे आगे। ये यूनिफॉर्म का सीधा सीधा मैंने इतना बड़ा अपमान नहीं देखा। यूनिफॉर्म हिंदू और मुसलमान नहीं देखती, वो देश के संविधान के प्रति, राज्यों के संविधान के प्रति जवाबदेही होती है। आप पीपीएस सर्विस के एम्प्लॉय हैं, तो आपको कानून का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनुज चौधरी के बयान, अनुज चौधरी की क्रियाएं सबके जग जाहिर हैं। संभल की हिंसा में बहुत लोग मारे गए। योगी जी कहते हैं कोई दंगा नहीं हुआ, संभल इसका जिंदा जागता उदाहरण है। एक सीजीएम ने उसके खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश कर दिया, और अभी 2-3 दिन के अंदर सीजीएम को हटा दिया गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या वास्तव में अब न्यायपालिका के लिए संदेश है कि जो इस तरह का हिंसक माहौल भी बनाएगा, जो गलत तरीके से बुलडोजर भी चलाएगा, उसके खिलाफ भी जज कोई फैसला नहीं दे सकते? ये कोई रूटीन का तबादला नजर नहीं आता। आपने अनुज चौधरी पे एफआईआर कराने का आदेश किया और सीजीएम को हटा दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जनमानस में न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान है, अभी भी बहुत सम्मान है। दो लोग लड़ते हैं तो कहते हैं कि मैं तुमको अदालत में देख लूंगा। इस घटना से पूरे प्रदेश के जनमानस में ये चला गया कि अब अदालतें भी उतनी निष्पक्ष नहीं रही। हाई कोर्ट में हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे यार, हाई कोर्ट के जज कोई फैसला नहीं देंगे, सरकार से बड़े ऑब्लाइज्ड है। ये बातें अब चर्चा का विषय बन रही है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और नीचे की अदालत, अगर ये मैसेज जाएगा, तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इस तबादले को निरस्त करना चाहिए और सीजीएम को वहीं रखना चाहिए? क्योंकि जनता का विश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज होता है। आपको याद होगा संजय जी, जब ये अनुज चौधरी ने ये गदा लेके घूमे थे और उसके बाद उसने एक और टिप्पणी भी की थी, बड़ी कुख्यात टिप्पणी की थी। तो उस वक्त उस टिप्पणी का समर्थन किसने किया था? आप बताइए, आपको याद है? मुख्यमंत्री। अच्छा, अच्छा। तो ये जो तबादला हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, ये किसके वजह से हुआ होगा? ठीक बात है, कुछ सही बात है। मेरा कहना है कि तुरंत समस्या की जो केंद्र है, समस्या का मर्म है, वहां उंगली रखनी चाहिए। ये असंभव है कि सीजीएम का तबादला इस मसले पे हो जाए बिना मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के हस्तक्षेप के। ये असंभव है। तो जब मुख्यमंत्री ही इस पुलिस वाले का समर्थन कर रहा है? मैं रिटायर्ड पुलिस उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं पुराने, उन सबसे हम लोगों की बातचीत हुई थी एक टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा था कि इस अफसर को फौरन सस्पेंड किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ फौरन पनिशिंग प्रोसीजर चलाया जाना चाहिए। विक्रम सिंह ने कहा था, मैंने कहा था, याद अच्छी तरीके से। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सब बात डिटेल में कही थी अपनी। अगर बोले मैं होता तो मैं इसको बिल्कुल खत्म कर देता, मतलब जो साफ कहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब एक इस तरह के जो कोई बहुत बड़ा अफसर भी नहीं है, मझोले दर्जे का अफसर है, उसको बचाने, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उस वक्त के डीजीपी होंगे, उसके अनुज चौधरी के इमीडिएट जो है वो सुपीरियर होंगे, वो उनकी क्या हिम्मत है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें? इसके समर्थन में मुख्यमंत्री उतर आया, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट का कौन व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है? ये तो मैं कहूंगा उस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि उसने बिना अपने ऊपर आ सकने वाली विपदा की परवाह किए बिना उसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसलिए उनको दंडित किया गया, उनका तबादला किया गया, और वहां के वकील और सब लोग बहुत नाराज है इस बात पे। वो उसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं। कौन उसकी प्रतिरोध की चिंता करता है? किसको परवाह है?
किसी को कोई परवाह नहीं है। इसी तरीके से सब मामला चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात है। ये उत्तर प्रदेश की जुडिशरी है, उसके लिए शर्मनाक बात है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनको इस बात का विरोध करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की जुडिशरी है, उसको इस बात का विरोध करना चाहिए। और हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो संज्ञान, कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस बात में हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये कैसा होगा, मुझे इसमें पूरा शक है कि ऐसा होगा। कौन कर रहा है? यहाँ शंकराचार्यों तक की रेल बना दी जा रही है। शंकराचार्य तक से कह दिया जा रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाओ। पहले एनआरसी में पहले मुसलमानों के कागज मांग रहे थे, अब वो एनआरसी के हिंदुओं के भी कागज मांग रहे हैं। शंकराचार्य ने शुरू किया है। आप थोड़ा मेरे आप तो छोड़ दीजिए कि मेरे और आपके कागज का मांगेंगे, जब सरकारें शंकराचार्य को ऐसे रेल रही हैं। क्या लगता है, मैं डॉक्टर के पास में गया, डेंटिस्ट है, वो पक्के बीजेपी के हैं। उनके वहां पे मैं जब जाता हूँ उनके क्लिनिक में, तो वहां संघी की 5 जनों सब किताबें पहले रखी रहती है, बहुत भीड़ रहती है, तो सबको रखी रहती है 5 जनों, ये सब पढ़िए। डॉक्टर साहब भी बड़े हिंदूवादी मानसिकता के हैं। आज उन्होंने मुझसे वो दांतों में मशीन लगाने से पहले और ऐसे करने से पहले बात करना शुरू कर, बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन मुझसे बोले संजय जी, मैं तो पक्का समर्थक हूँ, लेकिन ये शंकराचार्य के संग जब हुआ तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरे परिवार को भी बुरा लगा। वो गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, वो शंकराचार्य हैं, और ना भी होते तो इतने बड़े संत हैं। उस तरह पुलिस वालों ने जो डंडे मारे हैं, उससे मेरा मन एकदम खिन्न हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये अब अति हो गई है। तो ये जो भक्त हैं, जो जिनको गाय और गंगा गोबर बहुत अच्छे लगते हैं, इनके दिल पे शंकराचार्य के इस अपमान पे चोट लगी होगी। जो गौमूत्र पीने का अच्छा सब बताते हैं, उनको भी लगा होगा कि गलत है, या गौमूत्र का सेवन अब इतना अच्छा हो गया कि शंकराचार्य के अपमान पे भी वो मौन रहेंगे, उन्हें सब कुछ अच्छा लगता रहेगा। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला जो प्रकरण है, मौनी अमावस्या वाला, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरह का इसका फायदा उठा के एक वाटर टेस्ट कर रहा है कि अगर वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत के ऊपर हमला करता है, उसकी लेजिटिमेसी को चुनौती देता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, ये साबित कीजिए। और इस बात पर अगर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं होता है, तो वो मान लेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि वो हिंदू धर्म के साथ जो चाहे वो कर सकता है। असली मामला ये है। देखिए, इस सवाल पे अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती है, इसमें अगर उत्तर प्रदेश का प्रशासन कामयाब हो जाता है शंकराचार्य के ऊपर सवालिया निशान लगाने में, तो आप समझ लीजिए कि फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो 3 शंकराचार्य जो हैं, बाकी बचे हुए 3 आदि शंकराचार्य ने 4 मठ खोले थे ना, उसमें 3 शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान कभी भी लग सकता है। तो मुझे तो लगता ये है कि ये हिंदू धर्म को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह कैप्चर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक दांव खेला है। अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी के मुताबिक गया, तो निश्चित समझिए कि वो मान लेंगे कि अब हम हिंदू धर्म को पूरी तरीके से या तो कैप्चर कर चुके हैं, या थोड़ा बहुत हिंदू धर्म बचा है उसको भी कैप्चर कर लेंगे, और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने प्यादे की तरह सारे संत समाज को, सारे शंकराचार्यों को, सारी हिंदू धर्म की अपनी संस्थाओं को, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो वो मानेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ी जीत होगी कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक मुकाम हैं, उन सारे मुकामों के ऊपर वो कब्जा अपना कर लेगा। मेरे ख्याल से इस घटना के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे सामने अगर कोई सवाल उठा सकता था, तो सबको हमने अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, ठीक बात है, जब कोई बोलने वाला बचेगा नहीं तो यही हाल होगा। उधर नोएडा की एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है कि एक मॉल के बनाए गए गड्ढे में एक नौजवान की मौत हो गई और पूरा घटना तूल पकड़ रही हो। लेकिन आप जलवा देखिए, नोएडा की डीएम 4 दिन बाद मौके पे पहुंची मेगा रूप में। तो ज्ञानेश जी की बेटी है ना वो। मैं कह रहा हूँ, मुख्य चुनाव आयोग की बेटी है, तो जैसे बाप ने कानून ताक पे रखा है, ऐसी बेटी ने भी कानून ताक पे रखा है। जैसे बाप के लिए संविधान मायने नहीं रखता है, पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं रुकी। हाँ, तो बाप भी कौन सा रुकता है? बाप तो देता ही नहीं जवाब। बाप तो देता ही नहीं है, तो जैसा बाप वैसी बेटी। मतलब
कुछ भी होता है, एक नौजवान मर गया, डीएम 4 दिन बाद मौके पे पहुंच रही है, केवल इसलिए कि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। ये सिस्टम मतलब पिताजी की नन्ही परी, पापा की प्यारी परी, तो वो पूरे जनता को, जनमानस के दर्द को महसूस ही नहीं करेगी। नोएडा जैसी जिले की वो सीनियर डीएम होते हैं, वहां पे वो डीएम बनी रहेगी। ये जनता का टेस्ट है कि जनता कब तक इस तरह की बदतमीजी स्वीकार करती रहेगी, जनता इस तरह की गुंडागर्दी कब तक सहन करती रहेगी, इन अफसरों को सिर पे कब तक बिठाए रखेगी। सरकार को खुद नहीं लगता कि इस तरह के एक्ट से जनता को बड़ा रिएक्शन होगा। आज नोएडा वालों के दिल पे क्या बीत रही होगी कि 4 दिन तक डीएम आ नहीं रहा है मौके पे। सांसद महेश शर्मा बड़े मेरा एक्टिव तो रहते मानना ये है, अगर मैं वहां पर डीएम होता या मानो मेरा बच्चा वहां पर डीएम होता या आपका बच्चा डीएम होता, तो हम दोनों उसको ही सलाह देते कि यही मौका है जब आप तुरंत जाएं, आगे बढ़कर नेतृत्व करें और ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के दोषियों को पकड़ें और खुलकर पत्रकारों के सामने पेश हों, पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दें और वो पूरा फ्रेमवर्क बताएं। इस फ्रेमवर्क के तहत हम ये बंदोबस्त करेंगे कि दोबारा इस तरह की दुर्घटना ना हो। अगर ज्ञानेश कुमार जी की बेटी ये करती और वो पत्रकारों से बचने की कोशिश न करती हुई दिखाई देती, तो मेरा मानना यह है कि उसके आईएएस के तौर पर उसका जो कैरियर था, उस कैरियर में सुरखाब के पर लग जाते। ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत भी नहीं दिखाई, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, परिवार के संग दर्द साझा करती, बैठती की गलती हुई, जो जिम्मेदार बिल्कुल जाना चाहिए था, डीएम का काम भी यही होता है कि वो करे। जाना चाहिए था, तो जिम्मेदार है उनको सस्पेंड करती, खुद लोगों को जानकारी देती, हमने उनको सस्पेंड कर दिया है, हमने उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। अखिलेश यादव जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की मामले को तूल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अफसरों से शंकराचार्य को अपमानित करा रही है, स्वीकार नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य हमारा सम्मान के योग्य होते हैं, शंकराचार्य हमारा सम्मान करने वाले संत हैं और किसी भी संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी ये शंकराचार्य का अपमान का मामला भी और तूल पकड़ेगा। देखिए, इसको आप ये मत कहिए कि अखिलेश जी इसको तूल दे रहे हैं। आप ये मत कहिए कि पवन खेड़ा से तूल दे रहे हैं। देखिए, वो सही मसला उठा रहे हैं। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं मानता हूं आप भी कोई बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग कोई मंदिरों में जाने वाले लोग नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं और जनता की समस्याओं से जूझते हैं और यही हमारी पूजा अर्चना है। मैं जो बात अपने लिए कह रहा हूं वो आपके लिए भी कह रहा हूं, यही हमारी पूजा अर्चना है। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इस तरह की नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कर्मकांडी किस्म के लोग हों। हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन अगर किसी संत महात्मा का अपमान हो रहा है और अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहने वाले लोग उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह गरीब आदमी के पक्ष में खड़े होते हैं, हम लोग उसके पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं। ठीक बात है। हाँ जी, क्योंकि मुझे वो महामंडलेश्वर याद आ रहे हैं, कैलाशानंद, जो अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे थे कुंभ के, सब अखाड़ों के वो बॉस हो गए हैं। अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे थे, मुकेश अंबानी के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। मतलब था ये संत हैं ये, और ये इनको शर्म नहीं आती है। कंगना रनौत के संग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अमित शाह के ऊपर जल चढ़ाते हैं, मुकेश अंबानी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। अब ऐसे शंकराचार्य के अपमान में मुझे उनका बयान कोई दिखाई नहीं दिया। उनको लग रहा है कि अमित शाह नाराज ना हो जाए, योगी नाराज ना हो जाए। मतलब क्या शर्मनाक बात है तुम्हारे संत समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा परस्त हो गया है, पूरी तरीके से सरकार परस्त हो गया है। देखिए, जब तक ये लोग चुनाव नहीं हारेंगे तब तक ये सब इस तरह की विसंगतियां और इस प्रकार की विकृतियां चलती रहेंगी। अब तो गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में है और अब देखिए इस देश की जनता क्या करती है। जो देश की जनता करेगी हम भी उसके सामने सिर झुकाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यही सत्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, धन्यवाद आपका। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।